प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व पुल्ली ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 की लगातार कई दिनों से आपके लिए कक्षाएं डाल रहा हूं। कल मैंने आपको इसके 3 प्रश्न करवा दिए थे और इसके पश्चात आज मैं आपको बाकी शेष बचे प्रश्न करवाऊंगा। मैंने कल आपको आमाशय में अमल की भूमिका वाला क्वेश्चन करवा दिया था। अगर नहीं लिखवाया है तो इसे मैं आपको लिखवा दूंगा। तो देखिए, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। आज हमारा प्रश्न करते हैं हम, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। क्वेश्चन है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। देखिए, पाचक एंजाइम क्या क्या करते हैं हम देख रहे हैं। ये पाचक एंजाइम हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। देखिए, अब एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्तर में लिखो, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाने वाले होते हैं। ये जैव उत्प्रेरक विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनकी दर को बढ़ाने वाले होते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि के पाचन को सुगम बना देते हैं। कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जो भी हमारे भोजन के विटामिन सी, ये सारी चीजें हैं, इनको हम जटिल रूप में क्या नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते। इसलिए इनका क्या जरूरी हो जाता है, इनका सरलीकरण करना जरूरी हो जाता है। मुंह में पाया जाने वाला एमिलेज नामक एंजाइम कई बार इसको एमिलेज कहते हैं, कई बार इसे एमाइलेज कहते हैं। उनमें पाया जाने वाला एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स और उसी के साथ ही का आंशिक पाचन करके आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा,
ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके और क्या करता है, इसे माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। इसे माल्टोज में बदल देता है। जब ये माल्टोज में बदल जाता है तो उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। उधर में लाइपेज नामक एंजाइम, उधर माने पेट में, उधर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। इसमें परिवर्तन कर देता है, ग्लिसरॉल में ये बदल देता है। जब ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो आंत में लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज क्रमशः वसा, सुक्रोज, माल्टोज और दूध आदि का पाचन करने लग जाते हैं। तो अपन लिख देंगे कि आंत्र में क्या क्या, आंत्र का जो लाइपेज है, सुक्रेज है, आंत्र लाइपेज, सुक्रेज, माल्टोज व दूध दूध होता है ना, उसका भी तो पाचन जरूरी है। क्रमशः वसा, सुक्रोज और दूध शर्करा का पाचन करते हैं। सबसे ज्यादा जो पाचन है ना, वो हमारा छोटी आंत में ही होता है। यानी छोटी आंत के जो रसायन पाए जाते हैं ये हमारे पाचन क्रिया को बहुत बढ़ा देते हैं। अतः पाचक एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। इस प्रकार पाचक एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। पाचक एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को कैसा बना देते हैं, सुगम बना देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है पूरा हो गया है। एक बार मैं आपको फिर बोल के बता दूं, ये जो एंजाइम होते हैं ये कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का कार्य आप जानते होंगे। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो तीव्र कर देता है या मंद कर देता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है जैव उत्प्रेरक, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं ये जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये जैव उत्प्रेरक विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने वाले या मंद करने वाले होते हैं। पाचन की जो क्रिया होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनके पाचन को जो जटिल होता है ना उसको ये सुगम बना देते हैं, सरल बना देते हैं, आसान बना देते हैं। मुंह में पाए जाने वाले जैसे एमाइलेज है, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का आंशिक रूप से पाचन होने प्रारंभ कर देता है, उसको माल्टोज में बदल। पेट में जो लाइपेज नामक एंजाइम है जो वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करता है।
डाइपेज है, स्यूपेज है, माल्टेज है और उसी के साथ ही लैक्टेज है। ये सब क्या करते हैं, लैक्टेज आदि ये मिलकर के दूध शर्करा आदि का सुक्रोज माल्टोज इनका पाचन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो पाचक एंजाइम हैं, ये पाचन के एंजाइम हमारे कार्य को सुगम बनाते हैं, हमारे कार्य को क्या बना देते हैं, सुगम बना। इसके साथ इस प्रश्न को अगर आपने लिख लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे मिटा सकूं। अब हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, ये प्रश्न आपको बहल करवाता हूं। प्रश्न में है हमारा, लिखेंगे कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखो आपको मैंने उस दिन पहले बताया था कि हमारे आमाशय में आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ऑक्सेंटिक नाम की कोशिकाएं होती है। इन ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसको हम जठर रस के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। वास्तव में ये जो आमाशय में उपस्थित जठर रस है, जठर ग्रंथियों द्वारा निकलने के पश्चात आमाशय में पेप्सिन नामक जो विकर होता है उसको प्रभावशाली करके और प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसे मान लीजिए कई बार हम भोजन ऐसा खाते हैं तो भोजन के साथ साथ क्या आ जाता है, कुछ हानिकारक जीवाणु भी हमारे आमाशय तक पहुंच जाते हैं। इन जीवाणु को नष्ट करने का काम भी हमारे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उस रोटी के टुकड़े को आप गीला करके और 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर उसको आप शुरू करके देखिए, वो सड़ने लग जाएगा, उसमें किण्वन की क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे आमाशय में भोजन 3-4 घंटे रुकता है। अगर मान लीजिए हमारे आमाशय में अम्ल नहीं हो ना, तो हमारे आमाशय में पड़ा हुआ भोजन सड़ने लग जाएगा। तो आमाशय में गए हुए भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से निकलने वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जठर रस जिसको कहते हैं, यही हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। आए हुए कीटाणु को नष्ट कर देता है, कैल्शियम को कोमल बना देता है और पाइलोरी वालों के खुलने और बंद होने पर भी ये नियंत्रण रखता है। साथ ही यह वसा का इमल्सीकरण करने में भी हमारे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल लाभदायक है। तो आप लिख लेंगे कि हमारे आमाशय में उपस्थित हमारे आमाशय में उपस्थित ऑक्सेंटिक नामक कोशिकाओं ये हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। हमारे आमाशय में उपस्थित ऑक्सेंटिक कोशिकाओं यानी जठर ग्रंथियों के द्वारा अम्लीय माध्यम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है द्वारा HCl, उसको हम क्या कहते हैं, जठर रस। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के आमाशय में ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं तो बहुत अधिक मात्रा में एसिड निकाल देते हैं, जिसको क्या कह देते हैं, एसिडिटी कह देते हैं। ये आमाशय के लिए अम्लीय माध्यम बना देता है। यह आमाशय के
माध्यम को अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है भाई? आमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देता है, एसिड वाला बना देता है। जब अम्लीय माध्यम बन गया तो जिससे क्या होगा, पेप्सिन नामक जो विकार है वो प्रभावशाली होकर के इससे पेप्सिन नामक विकार प्रभावशाली होकर पेप्सिन नामक विकार प्रभावशाली होकर इसका पाचन करने लग जाता है प्रोटीन। इसका पेप्सिन नामक विकार प्रभावशाली होकर के प्रोटीन पाचन का कार्य करने लगता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो गया। इसके माध्यम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करके भोजन को सड़ने से भी बचाता है। यही जठर रस ब्रैकेट में लिख देता हूं हाइड्रोक्लोरिक। यही जठर रस भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। यानी क्या होता है कि जठर रस भोजन के साथ जो भी आने वाले जीवाणु हैं जिनसे हमारा आमाशय के अंदर भोजन क्या हो सकता है, सड़ सकता है, उसको सड़ने से बचा देता है। और भोजन में उपस्थित जो कैल्शियम होता है ना उसको कोमल कर देता है। भोजन में उपस्थित सीए की मात्रा को कैल्शियम की मात्रा को कोमल बना देता है। छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है जो दूध का पाचन कर देता है, परंतु ये जो अम्ल होता है ना वयस्क के अंदर उसको कोमल करके और पचाने का कार्य करता है। यह पाइलोरी वालों के खुलने और बंद होने पर भी नियंत्रण रखता है। HCl पाइलोरिक अम्ल खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है? खुलने और बंद होने पर ये नियंत्रण रखने का कार्य करता है। साथ ही वसा के इमल्सीकरण में भी सहायता करता है। आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं फिर आपको बोल के बता दूं, देखो हमारे आमाशय में उपस्थित जो ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं होती है उनसे जठर रस निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl के नाम से भी जानते हैं। इसका pH मान मैंने पहले ही बता दिया 1.2 होता है जठर रस।
इसीलिए हम 3-4 घंटे से पहले यदि भोजन कर लेते हैं ना तो हमको एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, वो इसी जठर रस के कारण से। ये आमाशय के माध्यम को कैसा बनाता है? तो अम्लीय माध्यम बनाता है। इससे पेप्सिन नामक जो विकर है ना वो प्रभावशाली होकर के प्रोटीन का पाचन करने लग जाता है। कहाँ पर? आमाशय में। प्रोटीन का तात्पर्य होता है छिलके वाले अनाज, जैसे दाल है, दाल छिलकेदार दाल है ना, इस तरह के छिलके वाले अनाज में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि यही जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया हानिकारक आ जाते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अगर वो जीवाणु हमारे भोजन के साथ साथ हमारे आमाशय में पहुंच जाएंगे तो 3-4 घंटे तक पड़े रहेंगे, भोजन को सड़ा देंगे, तो हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अगर ये अम्लीय माध्यम में होते जीवाणु नष्ट नहीं। भोजन में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, हम दूध के साथ खाते हैं या कैल्शियम युक्त कोई भी भोजन करते हैं तो वो कैल्शियम हमारे कहाँ तक रहता है? आमाशय में जाता है। वो बहुत कठोर होता है, कैल्शियम की परत जम जाए, परंतु कैल्शियम को कैसा बना देता है? कोमल बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाइलोरिक वाल्वों के खुलने और क्या होने में, बंद होने में भी क्या करता है? मदद करता है। जठर रस वसा के मलसीकरण में भी सहायता करता है। ये सारे के सारे कार्य हमारे किसके हैं? ये सारे के सारे कार्य हमारे आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल के हैं। अब इसका एक और अंतिम प्रश्न आपका रह गया है, उस अंतिम प्रश्न को भी मैं आपको करा देता हूँ कि प्रश्न है कि हमारी छोटी आंत को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए कैसे अभिकल्पित किया गया है? आपने अगर ये लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा रहा हूं। देखो प्रश्न है हमारा कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए हमारी जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? कैसे अभिकल्पित छोटी आंत, मैंने आपको इसके बारे में आपको बता दिया कि हमारी छोटी आंत आमाशय के ग्रहणी भाग से शुरू होती है और जेजुनम, डोडिनम और इलियम, ये इसके 3 भाग होते हैं। इसके छोटी आंत ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको रसांकुर कहते हैं या सूक्ष्मांकुर के नाम से भी जानते हैं, दीर्घरोम भी कह देते हैं। दीर्घरोम, रसांकुर, सूक्ष्मांकुर इनके नाम है। ठीक है, ये क्या कर देते हैं कि ये सूक्ष्मांकुर छोटी आंत में जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं ये अवशोषण के कार्य को 600 गुना तक बढ़ा देते हैं। छोटी आंत के पाचक रसों को पचे हुए भोजन को चूसने के लिए कम से कम 600 गुना बढ़ा देते हैं और भोजन का पाचन क्षेत्र बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा पाचन का जो कार्य होता है ना छोटी आंत में, इसमें न पचने वाला भोजन ही बड़ी आंत में भेजा जाता है कॉलोनोसीकम के माध्यम से। बड़ी आंत में तो जल और खनिज लवणों का ज्यादातर अवशोषण होता है और जो भोजन लिक्विड अवस्था में होता है ना बिल्कुल पिघला हुआ, वो ठोस बनने लग जाता है वहां जाकर। परंतु उससे पहले सारा कार्य कहां किया जाता है? छोटी आंत में। तो हम लिखेंगे कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर, छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि छोटे आंत की भीतरी सतह पर असंख्य ऊनीनुमा रसांकुर
असंख्य उंगलीनुमा रसांकुर, या जिनको हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्मांकुर भी कह सकते हैं भाई। दीर्घरोम भी नाम है, क्या कह सकते हैं इनको, दीर्घरोम भी कह सकते हैं। जो क्या करते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यह छोटी आंत के अवशोषण करने वाले, चूसने वाला भाग होता है ना, उस चूसने वाले भाग को क्या कर देते हैं, अवशोषी भाग या अवशोषण करने वाले भाग की सतह को 600 गुना तक बढ़ा देते हैं। गुना तक बढ़ा देते हैं, 600 गुना तक उसके भाग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। प्रत्येक जो रसांकुर होता है, उस प्रत्येक रसांकुर में रुधिर कोशिकाओं और लसिका कोशिकाओं का एक जाल सा फैला रहता है, बहुत छोटी छोटी केशिकाओं के द्वारा। अपन लिखेंगे कि प्रत्येक रसांकुर में रुधिर कोशिकाओं और लसिका केशिकाओं का कैपिलरीज नेट जैसे ये रसांकुर है, अंगुलियों में कवर नहीं निकला हुआ है हाथ में, तो इसमें छोटी छोटी इस तरह से बारीक नसें रहती हैं, जो क्या करती हैं, एक खून की होती हैं और इसकी होती है लसिका केशिकाओं की होती है। ये क्या कर लेती है, उसको चूसने का काम करती है। एक जाल बिखरा सा होता है, जाल बिखरा होता है लसिका केशिकाओं का और जो रुधिर केशिकाएं हैं उनका एक जाल सा बिखरा रहता है। वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण वसीय अम्लों और जो ग्लिसरॉल होता है उसका अवशोषण लसिका कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। लसिका कोशिकाएं क्या करती है, जिनको हम लिम्फोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, ये उनका अवशोषण कर लेती है। और अन्य जो भोज्य पदार्थों का अवशोषण रुधिर कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसके साथ ही अन्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण भी
हाँ भाई, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लें कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए हमारी छोटी आंत को कैसे विकल्पित किया गया है। मैंने आपको बताया है छोटी आंत की जो भीतरी सतह होती है उसके ऊपर असंख्य अंगुलिनुमा रसांकुर, जिनको सूक्ष्मांकुर या दीर्घांकुर भी कहते हैं, पाए जाते हैं। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र को कम से कम कैसे बढ़ा देते हैं, 600 गुना तक बढ़ा देते हैं। प्रत्येक रसांकुर होता है जिसमें रुधिर कोशिकाओं और लसिका कोशिकाओं का एक जाल सा बिखरा रहता है। उनमें जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं कोशिकाओं में, वो क्या करती है कि वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका ग्रंथि कोशिकाओं के माध्यम से कर लिया जाता है। अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको रुधिर के माध्यम से चूस लिया जाता है। इस तरह से क्या करती हैं कि हमारी जो छोटी आंत है उसको पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का एक स्तंभ माना जाता है। देखेंगे, इसलिए छोटी आंत को पचे हुए भोजन का अवशोषित, पचित भोजन को अवशोषित करने का स्तंभ माना जाता है। ये बात आपकी यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप इसे लिख लें और फिर हमारा अगला पॉइंट चल जाएगा श्वसन, मानव में श्वसन। देखो, इसे लिख लीजिए आप, और नहीं लिखा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बताता हूं जैसे कि श्वसन क्या है। देखो, श्वसन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि श्वसन हमारे शरीर का एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में पाए जाने वाले भोजन के जो कण होते हैं वो भोजन के कण ऑक्सीजन से क्रिया करके और हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। जैसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से। देखो, शरीर की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसको क्या चाहिए? ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करती है? वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे शरीर में प्रवेश कराना आवश्यक होता है, और हमारे शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर उत्सर्जन करना आवश्यक होता है। यानी गैसों का इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के माध्यम से होती है ये क्रिया श्वसन। तो पहली बात आप श्वसन की परिभाषा है, श्वसन और श्वसन का अंतर। मिटा दो इसको मैं। हमारा नया पॉइंट शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि श्वसन प्रक्रम के दौरान हम जो वायुमंडल की ऑक्सीजन को लेते हैं और वापस तो बाहर निकलती है उत्सर्जन के रूप में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके लिए पर एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि श्वसन में उत्सर्जन के दौरान CO2 गैस बाहर निकलती है।
देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दो परखनली लेंगे, एक परखनली ए और एक परखनली हमने ले ली बी, या और लिख लो ए और बी, कैसे लिख लो दोनों में बात हुई है। हम दो परखनली लेंगे, दोनों परखनलियों में ताजा चूने का पानी लेंगे। इसका पानी लेंगे CaOH2, ताजा चूने का पानी। क्या लिया हमने? ताजा चूने का पानी ले लिया दोनों परखनलियों में। अब क्या कर रहे हैं कि एक परखनली में, जैसे परखनली नंबर बी में हम हमारे मुंह से छोड़ी हुई सांस को फूंक मार के और परखनली के अंदर एक नलिका की सहायता से प्रवेश कराएंगे। नलिका की सहायता से हम प्रवेश करा रहे हैं और इस पानी को, ये चूने का जो पानी है, इस चूने के पानी को दूधिया होने में, दूधिया होने में लगने वाले समय को नोट करते हैं, एक का। दूसरा क्या करते हैं कि सीरीज लेते हैं या एक पिचकारी लेते हैं और इस पिचकारी के माध्यम से दूसरा जो ताजा चूने का पानी भरा हुआ परखनली में था उसके अंदर वायुमंडल से खींच करके और क्या कर रहे हैं, पिचकारी या सीरीज की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवेश कराते हैं। और इस पानी के भी दूधिया होने के समय को नोट करते हैं, यानी इस पानी के समय को दूधिया होने के को नोट करते हैं और परखनली बी के पानी को भी दूधिया होने के समय को क्या करते हैं, नोट करते हैं। हम ये पाएंगे कि हमारे मुंह के द्वारा जो सांस ली जा रही है, हमारे मुंह के द्वारा जो सांस ली जा रही है परखनली नंबर बी में, उसमें चूने के पानी को दूधिया होने में कम समय लगा, जबकि पिस्टन के द्वारा या पुचकारी के द्वारा दी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके द्वारा चूने के पानी को दूधिया किया गया, उसमें बजाय परखनली बी के ज्यादा समय लगा। इससे एक बात हमारे सामने ये सिद्ध होती है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उससे हमारे सांस के द्वारा छोड़ी जाने वाली, जिसको निश्वास कहते हैं, निश्वास के द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। हमें यह क्रियाकलाप इस बात को दर्शाता है। अब इसके पश्चात कल मैं श्वसन की परिभाषा और इससे संबंधित सारे प्रक्रम को आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।